देखो, अगर 27 में एग्जाम देने वाले हो तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें लग रहा है ज्यादा है। तो यू आर लेफ्ट विथ लाइक लेस देन 300 डेज, 300 दिन से कम है आपके पास। तो एक सब्जेक्ट के लिए मुश्किल से 10 ही दिन मिलते हैं, और इस 10 दिन में अगर ये 30 सब्जेक्ट खत्म करने हैं तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं इस एग्जाम की सीरियसनेस आपके लिए अभी कितनी होनी चाहिए। जब हम कहते हैं ना बच्चा एनसीईआरटी पढ़कर आएगा फिर मैं पढ़ाऊंगा तो उसको बेहतर समझ में आएगा, टीचर अक्सर अपना बर्डन कम कर रहा होता है। मैं कह रहा हूं मैं अपना बर्डन नहीं कम कर रहा हूं। आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं भी आओगे तब भी मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा। आप उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपका समय बच जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके लिए वो एक रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद आप अपनी नोट्स पढ़ लीजिए। तो अपनी शब्दावली बढ़ाने के लिए तुम डेली 5 से 10 नए शब्दों को समझते हो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। और सबसे इफेक्टिव करंट अफेयर्स का तरीका डेली बेसिस पे होता है। उसके बाद मंथली आता है जो कम इफेक्टिव होता है, एनुअल इज द लीस्ट इफेक्टिव। शिवम सर यूज्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ओनली आईएएस। शुरुआती दौर में 2017 के बाद से ही मैंने और शिवम सर ने मिलकर ओनली आईएएस में काम किया था। हमने ओनली आईएएस के पहले ऑफिसेस खोले, पहले कोर्सेस लॉन्च किए, और लगभग मुझे लग रहा है कि 7-8 साल से तो सर हम लोग साथ में हैं ही। ठीक है, 7-8 साल से ज़्यादा का समय हो गया होगा जब मैं और शिवम सर साथ में हैं, और बहुत ही बढ़िया और खतरनाक तरीके से साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा, हो सकता है चूंकि सर मेजरली इंग्लिश में क्लासेस लेते हैं तो हो सकता है आपको पढ़ने का मौका ना मिले, लेकिन साइंस एंड टेक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश और हिंदी में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। टर्मिनोलॉजी सारी इंग्लिश और हिंदी की सेम ही है, तो आप बढ़िया क्लासेस अगर सर की देखना चाहें तो इंग्लिश में जो भी हैं देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कॉन्सेप्ट्स वगैरह सर एक्सप्लेन करते हैं। आज का हमारा ये जो सेशन था, इसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि बिटवीन द क्लास इतना वक्त नहीं होता, हम थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करने के प्रोसेस में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बातें हो नहीं पाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 27 में एग्जाम देने वाले हैं, कुछ लोग 28 में एग्जाम देने वाले हैं, तो कुछ बेसिक बातों के ऊपर डिस्कशन बहुत रिक्वायर्ड है। हमें भी बात करनी होती है, बताना होता है कि देखो, अगर 27 में एग्जाम देने वाले हो तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें लग रहा है ज्यादा है। आपको लग रहा होगा कि अभी तो पूरा साल बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, हमें दिख रहा है नहीं बचा हुआ है, क्योंकि हमने पिछला साल भी देखा था ना, हवा की तरह निकल गया। ये साल भी हम देख रहे हैं हवा की तरह निकल जाएगा। 28 वालों को भी लग रहा होगा कि अरे हमारे पास तो 2 साल का समय है। नहीं, आपके पास 2 साल का समय, आपको ऐसा लग रहा है 2 साल का टाइम है। हम हर साल जो समय है उसको पानी की तरह बहते हुए देख रहे हैं, तो वो हमें सामने से दिख रहा है। वी जस्ट वांट कि हम थोड़ा डिस्कशन करें ताकि आपको वो सीरियसनेस समझ में आ जाए जो हमें समझ में आ रही है। मतलब हमें दिख रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास टाइम है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको ये बताएं कि नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा एहसास दिलाया जाए कि भाई टाइम नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो अपने मन में से ये बात निकाल दीजिए। ये बेसिक डिस्कशन का हमारा कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि थोड़ा सा हम एग्जाम की सीरियसनेस के ऊपर डिस्कशन कर सकें, कम समय में आप क्या करें। और देखो, मेरा हमेशा एक कंसर्न रहा है, मतलब मुझे चाहिए ऐसे बच्चे जिनका दिमाग खुला हो, जो बहुत ही एक्टिव हो, हाइपर एक्टिव हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर, कन्विक्शन को लेकर। उन्हें पता हो समय कम है, उस कम समय में कंटेंट को कैसे सिनर्जाइज करना है और खुद को एग्जाम के लिए कैसे तैयार करना है। अल्टीमेटली हमको चाहिए रिजल्ट। ठीक है, टीचर यहाँ पे इसीलिए पढ़ा रहा है, वो पैसा मुझे मिलता है वो दूसरी बात है। ठीक है, वो दूसरी बात है। देखो, पैसा तो हर टीचर को मिल ही रहा है, सब पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन खाली उतने से काम नहीं चलेगा। दैट कैन नॉट बी द सोल मोटिवेशन जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लास लें, आप पढ़ें और हम पढ़ाएं। अल्टीमेटली हमको रिजल्ट चाहिए, और उस रिजल्ट के लिए हमें थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ काम करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा माइक सर को भी दे रहा हूँ। थैंक यू सर, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। पहले तो मैं और देवेंद्र सर बहुत बहुत टाइम से साथ में हैं, बहुत बार हम मतलब साथ में ही रहे भी हैं, और रूम भी शेयर किया हुआ है, और साथ में बहुत लंबे टाइम तक काम किया हुआ है। तो हम लोग मतलब, और हमारा जो नेटिव प्लेस है ना वो बहुत पास में है। सर पता ही होगा तुम्हें, सर मिर्ज़ापुर से हैं। नहीं पता? आपने बताया नहीं क्या सर? बताया हुआ है सर, बिल्कुल अच्छा, बताया बताया, हुआ है ठीक सर। है। तो सर मिर्ज़ापुर से हैं, और सर कालीन बनाते हैं, मैं बेचता हूँ। और मैं भी वहीं के आसपास वाले इलाके से ही बिलोंग करता हूँ। भदोही एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि वर्ल्ड नोन है कारपेट के लिए। तो हम दोनों लोग बहुत क्लोजली हम लोग कनेक्टेड थे बहुत सालों से। और अभी जैसा सर अभी बता रहे थे कि हमें लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, तो मैं यूजुअली अपने क्लास में एक झटका वाला क्लास हमेशा देता हूँ, ये कि मैं सब्जेक्ट्स गिनाता हूँ कि हमारे पास टोटल ऐसे रफली यूपीएससी के ना 30 सब्जेक्ट्स हैं, और अगर आज के हिसाब से 23 मई को काउंट किया जाए तो यू आर लेफ्ट विथ लाइक लेस देन 300 डेज, 300 दिन से कम है आपके पास। तो एक सब्जेक्ट के लिए मुश्किल से 10 ही दिन मिलते हैं, और इस 10 दिन में अगर ये 30 सब्जेक्ट खत्म करने हैं तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं इस एग्जाम की सीरियसनेस आपके लिए अभी कितनी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, कुछ 2 4 5 दिन में खत्म होने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कुछ को शायद 20 से 25 दिन या 30 दिन भी लग जाते हैं। और साथ में रिवीजन का भी तो टाइम है, मैंने वो भी काउंट नहीं किया है। तो है, ये एग्जाम टफ है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों में हमेशा लक साथ नहीं देगा। कभी कभी देता है, लेकिन लक भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। और कई बार जैसे इस बार का पेपर भी आया है, तो आप में से कई सारे लोग बड़े चिंतित होंगे कि सर अब ऐसा रैंडम पेपर आ गया है, अब तो लगता है जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारी, अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही हम छोड़ देंगे। तो मैं हमेशा लोगों को यही समझाता हूं कि तुम कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन पेपर कैसा भी आ जाए, तुम्हारे सामने मुश्किल से 40-50 क्वेश्चन ही होंगे जो तुम्हें आते होंगे। बाकी के 40-50 क्वेश्चन तुम्हें अपने इंट्यूशन पर और अपनी प्रैक्टिस पर ही लगाने पड़ते हैं, और वो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम कितना भी पढ़ लो, सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर अगर तुम जा रहे हो उस एग्जाम को देने के लिए, तो वो वैसे भी नहीं क्लियर होगा। यहां पर इसीलिए प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा गोल बनता है तुम्हारा। तो इसीलिए प्रैक्टिस को करना, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं पढ़ा है, वो भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है विद द बेसिक नॉलेज जो तुम्हारे पास है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 40-50 क्वेश्चन लगा भी लोगे तो उसमें से थोड़ा तो गलत करोगे ना, 8-9 क्वेश्चन तो गलत होगा। घुमा फिरा के कुल तुम्हारे आएंगे 60-65 नंबर। 60-65 नंबर में कहां कट ऑफ क्लियर हो रहा है? तुमको चाहिए ना कम से कम 25-30 नंबर एक्स्ट्रा, तो तुमको अगले 40-45 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जहां पर हो सकता है 20-25 क्वेश्चन गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 15 सही हो रहा है ना, ये तुमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देता है। और ये जो 20-25 नंबर का गैप है ना, ये बढ़ा देता है उतने में। तो इसीलिए तुम्हें नेक्स्ट 40 की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इन्हीं सिलसिले में हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं। एक बार तुम्हारे सबके भी डाउट्स हम लोग लेते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। 27 वाले कितने सर आइडेंटिफाई? 27 वाले कितने लोग हैं अभी यहाँ पर बैठे हुए? ज्यादातर लोग। और 28 वाले कितने हैं? ये भी ज्यादा ही दिख रहे हैं। हाँ, 29 वाले कितने हैं? 29, कुछ 29 है। 30, 40 नहीं है, वो भी बहुत छोटे होते हैं ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। आपके अगर कोई डाउट है तो एक बार आप बताइए, हम दोनों में से जो भी ज्यादा सहज होगा उसको एक्सप्लेन करने में हम करेंगे। सर कितनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं, सहज। मैं भी सर हिंदी भाषी क्षेत्र से ही आता हूँ। तो एक बार किसी का क्वेश्चन हो कोई तो? हाँ, मैं ये कह रहा था कि हाँ, मैं बहुत सोचता हूँ कि पढ़ाई कर लूँगा, आज 8-8 घंटे पूरी रात पढ़ूंगा, ठीक है, बट क्या होता है किसी के ख्यालों में खो जाता हूँ। वही सारी चीजें, ठीक है, पता नहीं मोटिवेशन कहाँ गायब हो जाता है और वो चीज हो नहीं पाती है। कहाँ गायब नहीं, तुमको पता है कहाँ गायब हो जाता है? वही मैं पूछ रहा था कि कैसे पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई पे फोकस करूं और फिर पढ़ने ही लग जाऊं बस। पहले तो उसको आइडेंटिफाई कर लो, कौन है वो, क्या है वो। और जितने भी तरीके से तुमको ये बात रियलाइज हो जाएगी ना कि मेजर डिस्ट्रैक्शन के क्या क्या सोर्सेस हैं, उसको आज जाके बैठ के कॉपी पर लिखना कि पहला डिस्ट्रैक्शन मेरा ये, दूसरा डिस्ट्रैक्शन ये, तीसरा डिस्ट्रैक्शन ये, चौथा ये। और उन चारों डिस्ट्रैक्शन से तुम फाइट कैसे करोगे वो भी तुमको पता लगाना बहुत जरूरी है। तो उसका सोल्यूशन तुम्हारे पास है पक्का? सर मैंने सबको ब्लॉक मार दिया, ठीक है, सबको, बट फिर भी दिमाग ना उन्हीं ख्यालों में ही है। ये मैं इसलिए मैं पूछ रहा था। तो ब्लॉक मारने और दिमाग से निकालने में थोड़ा अंतर है। हाँ, दिमाग से नहीं जा रहा। तो दिमाग से तुम्हें ही निकालना पड़ेगा, मैं थोड़ी ना होगा। वही मैं पूछ रहा था, वो क्या कोई चारा नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी हो तो बता दो। स्ट्रेटेजी नहीं है ये सब कुछ, मैं अब इसको थोड़ा और सीरियस नोट पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो बस एक अब सीरियस नोट पे मैं समझा देता हूँ इस चीज को। बैठ जाओ बेटा, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास में ना ऐसे डिस्ट्रैक्शंस तो सच में बहुत सारे होते हैं। किसी के लिए कोई पर्सन हो सकता है, किसी के लिए कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई भी थॉट हो सकता है, किसी के लिए कोई सपना हो सकता है, किसी के लिए मजबूरी हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन वो अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे मन में डिस्ट्रैक्शंस उस थॉट की तरफ लेके जाती है। सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई कर लें, पेपर पर नोट डाउन करें, और सबसे पहले हमें अपना गोल डिफाइन करना चाहिए कि हम ये एग्जाम क्यों दे रहे हैं। हम अक्सर करके डिस्ट्रैक्ट तभी होते हैं क्योंकि हमें रियलाइजेशन ही नहीं होता कि हम इस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। अगर ये पता होता और ये मोटिव हमारे अंदर है कि हम इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं, हम इस समाज में क्या बदलाव लेके आना चाहते हैं, उस बड़े गोल के आगे ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस हमें कभी काउंट होते हुए दिखाई ही नहीं देंगे। ये आएगा ही नहीं कभी। ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा गोल अभी भी उतना वेल डिफाइंड नहीं है। हमें इस एग्जाम के बाद करना क्या है ये हमें नहीं पता है। किसी को लगता होगा कि हमें पैसे कमाने हैं, किसी को लगता होगा कि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा रुतबा मिलेगा, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी,
ये सब मुश्किल से हफ्ते, 10 दिन, 6 महीने की बात होगी, इसके बाद नहीं मिलेगा। अब मुद्दा ये है कि अगर तुम्हें इससे हटना है तो क्या करो। अगर शुरुआती दौर पर तुम्हें लगता है कि ये थॉट मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है और हटाना है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम एलोकेट कर दो कि अभी 1 घंटा मेरे लिए पढ़ाई का है, इस 1 घंटे के बाद मैं इस टॉपिक पर विचार कर लूंगा इतने से इतने टाइम में, और उसको वहीं पर छोड़ दो। कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन है, तुम उसके लिए भी उस टाइम एलोकेशंस पर देखो और फिर उसके बाद उसको भी छोड़ दो। सबके लिए टाइम एलोकेट कर दो और बस ये मान लो कि अभी मेरे लिए पढ़ाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ये इस चीज की प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम करने लगोगे, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन एक एक करके रिमूव हो जाएगा और एक टाइम आएगा जब तुम कॉन्टिन्यूसली 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे एक स्ट्रेच में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे विद द गोल इनसाइड योर माइंड कि तुम इस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली तुम्हें हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। सर मैंने इन लोगों को बुद्धिज्म पढ़ाया था तो मैंने यही तो बताया था ना कि देखो कुछ भी रहेगा नहीं लंबे समय तक, चाहे तुम्हें कुछ भी लग रहा हो। पर्सन, प्लेस और थिंग बचपन में पढ़ा होगा ना, नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मैं एकदम स्पेसिफाई कर रहा हूं, पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहने वाला है। आप इस बात को जितना जल्दी मान लेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, अभी मान लोगे तो बढ़िया है, नहीं तो थोड़े समय बाद मानोगे तो है ही, मानना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो मान लो कि कोई भी चीज आपके साथ लंबे समय तक नहीं रहेगी। जो चीजें आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो एक समय के बाद महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी। तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। यूपीएससी की तैयारी सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें स्टेक पर लगी हुई हैं और मैंने ये हमेशा देखा है जिन बच्चों का जितना ज्यादा स्टेक हाई होता है वो उतने ज्यादा सीरियस होते हैं। मैंने जितने भी बच्चों को नॉन सीरियस देखा है अक्सर उनके स्टेक्स बहुत हाई नहीं होते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं हो जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन जिनके स्टेक्स हाई होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं। यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई कि आपके स्टेक्स कितने हाई हैं, क्या दाव पे लगा है आपके इसलिए इस एग्जाम के लिए। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि हमेशा मुद्दा फाइनेंस का नहीं होता है कि ठीक है हमारी लाइफ में मैं ही सेवियर हूं, मैं फर्स्ट जनरेशन हूं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की बात करते हैं ना कि मैं फर्स्ट जनरेशन हूं, सब कुछ मेरे ऊपर लगा हुआ है। ऐसा नहीं होता है, कई बार आप थर्ड जनरेशन होते हैं तब भी बहुत कुछ दाव पे लगा होता है। तो आपका बहुत कुछ दाव पे लगा है, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वैसे ही डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और दूसरा ये समझ लेना, जैसे मैं जब अभी सर के साथ डिस्कशन कर रहा था कि हमारे इस सेशन का जो सबसे क्लियर एम है, ये जो भी हम सेशन कर रहे हैं, मेरा बस इस बात का एहसास दिलाना आपको एक बेसिक एम है कि आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, उनका पेस, उनकी स्पीड बहुत धीमी है, उनको पढ़ने का तरीका बहुत धीमा है, उन्हें लगता है बहुत टाइम है, हम बहुत आराम से पढ़ेंगे और सब कुछ बड़ा धीमे धीमे प्यार से हो जाएगा। नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। वेदर यू आर 27 और 28, यू डोंट हैव टाइम। और आप अभी कुछ समय पहले एक बच्चा कह रहा था ना कि सर धीमे धीमे पढ़ाइए, आराम से पढ़ते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं पढ़ा सकता धीमे धीमे क्योंकि टाइम नहीं है। मतलब मैं चाहता हूं कि जो चीज मैं फील कर पा रहा हूं एज अ टीचर, जो चीज मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं एज अ टीचर, वो मैं आपको फील करवा दूं, मैं आपको रिकॉग्नाइज करवा दूं। यू डोंट हैव टाइम, यू विल हैव टू स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ। आपको प्लानिंग करनी होगी बहुत तगड़ी वाली, आपको हर मिनट यूटिलाइज करना होगा। और मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बता रहा हूं, टाइम गैप यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए। टाइम गैप्स का मतलब घर से यहां तक आने का टाइम, यहां से वापस जाने का टाइम, खाना खाने का टाइम, खाना बनाने का टाइम, कहीं मार्केट में जाने का टाइम। आप इन गैप्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये बहुत मैटर करता है। पढ़ाई केवल 8 घंटे बैठकर नहीं होती है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे एक्टिव माइंड चाहिए। एक्टिव माइंड मतलब वो जो हर टाइम यूपीएससी के बारे में सोचता है और उसके लिए लगातार काम करता है। और ऐसे बच्चे ढूंढते हैं हम। बैच में कुछ बच्चे मिलते हैं जो सच में एक्टिव माइंडेड हैं, उनको लगातार सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि यूपीएससी करना है और वो उसी डायरेक्शन में हमेशा काम कर रहे होते हैं। वो कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, कोई रिवीजन कर रहे होंगे, अपना नोट्स पढ़ रहे होंगे, और जब वो अपना रिक्रिएशनल टाइम यूज करते हैं ना तो भी वो स्ट्रेटेजिक होता है। 2 घंटे कुछ नहीं करूंगा, प्लान्ड होता है। अनप्लान्ड कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है आप दोस्तों के साथ जा नहीं सकते, मूवी नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते। अनप्लान्ड और रैंडम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अनप्लान्ड और रैंडम है तो आप वीक माइंडेड हैं, आप मैनिपुलेट हो जाते हैं, आप अपने सही समय को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आपको जो करना है करिए, प्लान्ड होकर करिए। ठीक है, ये मेन मुद्दा है। कुछ और पूछोगे? हाँ प्लीज। कौन पूछ रहा है यहाँ पे? अच्छा पूछ लो, फिर आते हैं, उधर आते हैं। सर मिनिमम टाइम में ना मतलब सब्जेक्ट कैसे करने हैं, क्योंकि सर एनसीईआरटीज़ भी हैं, यहाँ पे क्लासें भी चल रही है हमारी, और मतलब मॉडर्न्स जो बुक्सें हैं सर वो भी हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि 12-13 घंटे भी तो वो भी कम ही रहेगा। तो सर वो चीज़ें कैसे मैनेज करनी है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि टाइम कम है, और अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम कम समय में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट स्मार्टनेस। ठीक है,
हम कम से कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और वही एक्सपेक्टेशन आपके साथ भी है। हमने डिस्कशन किया था 3 सोर्स फॉर्मूला होता है। कई बार ये कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़कर आओ, उसके बाद टीचर पढ़ाएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं कहता हूं मैं पढ़ा दूं फिर एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि जब हम कहते हैं ना बच्चा एनसीईआरटी पढ़कर आएगा फिर मैं पढ़ाऊंगा तो उसको बेहतर समझ में आएगा, टीचर अक्सर अपना बर्डन कम कर रहा होता है। मैं कह रहा हूं मैं अपना बर्डन नहीं कम कर रहा हूं, आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं भी आओगे तब भी मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा। आप उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपका समय बच जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके लिए वो एक रिपीटिंग इंफॉर्मेशन होगी। और उसके बाद आप अपनी नोट्स पढ़ लीजिए। मैंने आपसे कहा था 6 रिवीजन करने होंगे आपको, लगभग हर सब्जेक्ट का 6 रिवीजन करना होता है। आपको ज्यादा लग रहा है, नहीं है, कम है ये। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपका पहला और दूसरा रिवीजन सबसे ज्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि वो रीरीडिंग जैसा होगा, उसमें बहुत आपका समय जाएगा। और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा रिवीजन ऐसा होगा कि आप केवल हाईलाइटेड पार्ट देख रहे होंगे। पहला और दूसरा रिवीजन जल्द से जल्द क्रॉस कर दो, जल्दी से जल्दी अपना पहला और दूसरा रिवीजन क्रॉस करो, ताकि आप तीसरे, चौथे और पांचवें रिवीजन के स्पेस में आ जाएं। कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट के खत्म होने तक आपका भी वो सब्जेक्ट खत्म हो जाए। अगर आप केवल इस पेस को मेंटेन करो, जैसे कि हम साल भर में आपका सिलेबस खत्म कर देंगे, साल भर में आप भी अपना सिलेबस खत्म कर दो। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दी, आप भी साथ के साथ एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दो। मैं मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर रहा हूं, आप मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर दो। सर साइंस एंड टेक खत्म कर रहे हैं, आप साइंस एंड टेक खत्म कर दो। आपका सिर्फ एक एम ये है कि जो भी 2-3 सोर्सेस हैं, और मैं आपको बता रहा हूं समय होता है दिन में, बस आपको उस टाइम को सही तरीके से, कॉम्पैक्ट तरीके से यूज करना है। रफेज बहुत जाता है टाइम का, मैं आपको सच बता रहा हूं। पूरे दिन में जो आप पढ़ते हैं ना, उसमें रफ टाइम बहुत निकलता है। आप कभी स्टॉप वॉच लगा के अपना रफ टाइम कैलकुलेट करके देखिए। आप जब 10 घंटे बैठते हैं ना, 5 घंटे की पढ़ाई नहीं होती, आप सरप्राइज हो जाएंगे जान के। ठीक है, रफ टाइम क्या होता है कि अगर आप पानी पीने जा रहे हैं तो बंद कर दीजिए उसको, आप चाय पीने जा रहे हैं बंद कर दीजिए, आपके मन में कोई थॉट आ गया है और आप सोच रहे हैं कि आईएएस बनने के बाद कौन सी गाड़ी से घूमूंगा, स्टॉप वॉच बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए और सोच लीजिए 5 मिनट, और फिर ऑन करिएगा। आप देखिए 10 घंटे बैठने के बाद आपका जो टाइम है, क्लियर टाइम है, वो निकल कितना रहा है। और आपको तब समझ में आएगा कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है लेकिन आप रफेज बहुत निकाल रहे हैं। और आप स्टॉप वॉच लगा के पढ़ना शुरू करिए, आपका रफ टाइम निकलना कम हो जाएगा। और जब आपको 10 घंटे में 7 घंटे और 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी मिलने लग जाए ना, आप बहुत आराम से, बहुत ही कम समय में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अपने टाइम को मोस्ट प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करिए। और जैसा कि मैंने कहा, गैप टाइम यूज करो प्लीज। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि आपके पास टाइम नहीं है। जिसको भी लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, वो यहां से कोचिंग से वापस घर जाते वक्त क्यों देखेगा कोई वीडियो यूट्यूब का, क्यों सुनेगा? जैसे मैं कह रहा हूं करंट अफेयर्स आपने सुनना है, मान लीजिए सर कोई साइंस वीकली बना रहे हैं, मैंने कोई हिस्ट्री का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको कान में लगा के सुन लो ना जाते वक्त, क्या दिक्कत है? लेकिन वो तो आप तब करोगे ना जब आपको लगेगा टाइम कम है। एग्जाम जब 2-3 महीने रह जाता है तो बच्चे ये करते हैं, साल भर पहले नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है टाइम बहुत है। नहीं है, मैं बार बार बस एक ही बात कह रहा हूं, और इस सेशन का एक बेसिक पर्पस है आपको ये रियलाइज करवाना कि आप डूम्सडे के कितना नजदीक हैं। आपको पता नहीं चल रहा है, कयामत का दिन बहुत ही पास है। आप बहुत ही जल्दी उस दिन में पहुंच जाएंगे और फिर आपका फैसला होगा। आपके सारे कच्चे चिट्ठे खोले जाएंगे। आप साल भर में किससे मिले थे, कौन सी पार्टी की थी, कितनी मूवीज देखी थी, कितनी बार चाय पी थी, कितनी बार बैठकर ओवर थिंकिंग करी थी, सबका हिसाब होगा उस एक दिन। और वो जब हिसाब उस 2 घंटे में होना शुरू होता है ना, तब हालत खराब होती है। और पेपर 2026 के जैसा आता है तो लगता है कयामत के दिन में भगवान नाराजी हो गए हैं। ठीक है, तो आपका कयामत का दिन बहुत नजदीक है, चाहे वो 27 का अटेम्प्ट है या 28 का अटेम्प्ट है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको यह एहसास दिलाना है दैट यू आर वेरी क्लोज टू द डे जब आपके सामने यह फैसला होगा कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप डूम्सडे को लेकर तैयार रहेंगे तो आप बेहतर पोजीशन में रहेंगे। जस्ट मेक योरसेल्फ रेडी फॉर द डूम्सडे। सीधी सी बात है, वो बहुत नजदीक है। विंटर इज कमिंग। ठीक है, जल्दी ही सर्दियां आपके सामने आ जाएंगी, इसका मतलब है मुश्किल समय से यूपीएससी का एग्जाम नजदीक है। ठीक है, तो आप बस इस चीज को रियलाइज कर लीजिए। कुछ और? यस सर, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज मैंने PYQ निकाले, मैं देख रहा हूँ मुझसे नहीं लग, नहीं बन पा रहा है वो, फिर मैं सब फेंक देता हूँ, फिर मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, वो दिन भर मेरा वेस्ट चला जाता है। ऐसा होता है, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता, दिन भर मैं खाली बैठा रहता हूँ। देखो, PYQ इज नॉट मेंट टू बी रेड वन टाइम। PYQ जो है ना, वो तुम्हारे पूरे जर्नी का पार्ट है। तुम जब पहली बार पढ़ते हो PYQ तो तुमको शायद उससे 5% इंफॉर्मेशन भी रिट्रीव करना नहीं आएगा, क्योंकि तुमको सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है। लेकिन जैसे ही तुमने वो सब्जेक्ट वाइंड अप किया तो हो सकता है तुम्हारे पास 20, 25, 30% अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी उस सब्जेक्ट के लिए। तो तुम अब जब PYQ पढ़ोगे तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। उसको PYQ को फिर तुम और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। पहली बार में तो ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन लगता है, पता नहीं क्या पूछ लेता है यूपीएससी, कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा।
फिर धीरे धीरे जब तुम अपनी फर्स्ट और सेकंड रिवीजन को कंप्लीट करते हो तो तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उतने दिनों में तुम 2-3 सब्जेक्ट और निपटा डालते हो। अब उन सब्जेक्ट का लिंकेज भी तुम्हारे उस पुराने वाले सब्जेक्ट से जुड़ चुका है। अब तुम किसी भी क्वेश्चन को और डेप्थ में एनालाइज कर सकते हो। तो जब तुम तीसरी चौथी बार पीवाईक्यूज रिफर करते हो तो फिर तुमको और अच्छा पैटर्न समझ में आता है। जब तुम अपने चौथे पांचवें रिवीजन के बाद पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हो तब तुमको एक्चुअल पैटर्न समझ में आता है कि यूपीएससी पूछना क्या चाहता है। हम लोग लगभग सर 8-10 सालों से पढ़ा रहे हैं। 8-10 सालों से पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूं, मैं आज भी पीवाईक्यूज को रिफर करता हूं और जितनी बार मैं रिफर करता हूं मेरे को एक नया पैटर्न समझ में आता है। क्योंकि पीवाईक्यूज को रिफर करना वो एक पेंडोरा बॉक्स है। पेंडोरा बॉक्स मतलब समझ लो खजाना है वो। बिल्कुल उस खजाने में से तुम्हें बस ढूंढना है कि तुम्हारे काम की चीज क्या है, और तुम जितनी बार उसमें डुबकी लगाओगे उतनी बार तुम एक सोने की कुल्हाड़ी लेके बाहर निकलोगे, और वो सोने की कुल्हाड़ी तुम्हें पहली बार में तो नहीं मिलेगी, ये बात मान के चलना। तो इसीलिए पीवाईक्यूज को तो तुम्हें कम से कम नहीं तो 10 बार 12 बार पढ़ना है। और कई बार मैंने देखा है ना लोग पीवाईक्यूज पढ़ते कैसे, पीवाईक्यूज पढ़ा और उसका आंसर आ गया तो तुमको लगता है कि जग जीत लिया, क्योंकि ये पीवाईक्यूज तो मेरे को आता है। ये सेंस ही नहीं है पीवाईक्यू पढ़ने का। पीवाईक्यू पढ़ने का सेंस ये है कि तुम उस क्वेश्चन के गहराइयों में जाओ कि यूपीएससी ने इस साल ये क्वेश्चन क्यों पूछा, अगर उसके 4 ऑप्शन है तो ये चारों ऑप्शन ही क्यों दिए, उसमें से जो सही है वो ही सही क्यों हुआ, उस सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए मेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन हैं, और अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं भी होगा तो भी क्या मैं किसी नए रास्ते से इस तक पहुंच सकता हूं। जब तुम एक क्वेश्चन में इतना दिमाग लगाते हो तब तुम एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने के काबिल बनते हो, और जिस दिन तुमने ये अचीव कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन ज्यादा आसान हो जाता है। कम मेहनत में कम टाइम में भी तुम सिलेक्ट हो सकते हो। तुमने देखा ना बहुत सारे लोग 1 साल में क्लियर कर लेते एग्जाम। उनका मेजर फोकस यही होता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। तुम गधों की तरह मेहनत कर सकते हो, मतलब तुम कंसिस्टेंट हो सकते हो, तुम बहुत मेहनत 12-12 15-15 18-18 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन अगर प्रिपरेशन में स्मार्टनेस नहीं है तो ये 12 से 18 घंटे की प्रिपरेशन, ये मेहनत, ये कंसिस्टेंसी सब एक जगह आके रुक जाएगी उस स्टूडेंट के सामने, उस एस्पिरेंट के सामने जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। वो भी मेहनत करना चाहता है, वो भी कंसिस्टेंट है, लेकिन वो स्मार्टली प्रिपेयर कर रहा है इस एग्जाम को, वो तुमसे जल्दी ये एग्जाम क्लियर कर लेगा। मैं यूं नहीं बोल रहा तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी एग्जाम क्लियर करोगे, क्योंकि इस एग्जाम में चाहिए ही कंसिस्टेंसी है। अगर तुम कंसिस्टेंटली इस एग्जाम में लगे रहते हो, तुम्हारे पास हो सकता है स्मार्टनेस की कमी हो तो तुम पहले साल में नहीं क्लियर कर पाओगे, दूसरे साल में नहीं क्लियर कर पाओगे, तीसरे चौथे पांचवें अटेम्प्ट में आते आते तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। तुम अपने आप में अगर स्मार्टनेस बढ़ा देते हो तो यही एग्जाम तुम्हारा 1-2 साल में क्लियर हो जाएगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी प्रिपरेशन में कितनी स्मार्टनेस वाली स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस करते हो, तुम उस भीड़ से अपने आप को कैसे अलग करते हो। भाई सब पढ़ रहे हैं, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है ना सब पढ़ रहे हैं, तुमसे ज्यादा भी पढ़ सकने वाले लोग होंगे, तुम उनसे अपने आप को अलग कैसे बनाते हो, वो मेन मुद्दा है। जिस दिन ये तुमने रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया तुम अपने आप भीड़ से अलग हो जाओगे, तुम अपने आप अपनी प्रिपरेशन को एक ऐसे डायरेक्शन में ओरिएंट कर दोगे जो कि सिलेक्शन की तरफ जाता है। हाँ सर, बोल रहा था सर, मतलब हमारा सर जो नोट्स सर मतलब जो सब्जेक्ट का हमारा स्टडी हो जाता है उसका सर नोट्स को सर कैसे अपडेट करें सर, जैसे करंट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि सर न्यूज़पेपर सर और मंथली मैगजीन और सर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सर, तो कुछ स्मार्ट तरीका बता दीजिए सर नोट्स को अपडेट करने के लिए। करंट अफेयर्स से जो कंटेंट वगैरह है उसे कैसे अपडेट करें? बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखो हम लोगों को करंट अफेयर का पार्ट जो मेंस के सिलेबस में है ना, कभी मेंस के नोटिफिकेशन पढ़ना कि यूपीएससी तुमसे क्या चाहता है, तो वो चाहता है कि तुम, उसमें साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है कि वो ये कह रहा है कि वो तुम्हारी एबिलिटी को जज करना चाहता है कि तुम किसी भी सोशियो इकोनॉमिक मुद्दे को कैसे डील करते हो, क्या तुम्हारा उसके प्रति अवेयरनेस है, और अगर अवेयरनेस है तो क्या तुम अपना स्टैंड ले सकते हो उस पे, तुम्हारा क्या विचार है उस मुद्दे पर, वो मुद्दा तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तुम्हें करंट अफेयर से पढ़ना क्या होता है, मुद्दा। अगर अभी मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि 5 सबसे ज्वलंत मुद्दा बताओ अभी जो करंट अफेयर का यूपीएससी के हिसाब से है ना, तो तुम अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट करोगे। पूरे महीने में मुझे लगता है कि ऐसे 20 से ज्यादा न्यूज़ नहीं होते हैं जो कि एक्चुअल में यूपीएससी के काम के होते हैं। इसके लिए क्या हम सिर्फ वो 20 न्यूज छांट के पढ़े, नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, हमें भी नहीं पता कौन सा मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे चल के। तो हम डेली बेसिस पर न्यूज पढ़ें, न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहें तो न्यूज़पेपर से पढ़ लें, अगर हमें किसी की वीडियोस देखनी है तो तुम वीडियोस देख के उसको कंप्लीट करो, बट डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ो, क्योंकि अवेयरनेस इस एग्जाम के लिए जरूरी है। एक बार अवेयरनेस हो गया तो दूसरा पार्ट आता है रिवीजन करने का। रिवीजन करने के लिए तुमको बेस्ट फॉर्म में तुम्हारा मंथली मैगजीन मिलता है। तो तुम्हें करना क्या चाहिए कि जैसे अभी जुलाई का महीना आने वाला है, तो तुम क्या करो, जुलाई के महीने में जैसे ही 1 जुलाई आए तो तुम तुरंत के तुरंत, या फिर जब भी तुम्हें जून मंथ की मैगजीन मिलती है
तो जून मंथ की मैगजीन मुझे लगता है 120 पन्ने के आसपास की होती होगी, 100-120 पन्ने की होती है। डेली बेसिस पर तुम बांट लो कि हमें ना 3 से 4 पेजेस रोज पढ़ने हैं और अगले 1 महीने में मुझे ये खत्म कर देना है। तो जून का मैगजीन खत्म करना और साथ ही साथ जुलाई के सारे करंट अफेयर्स पढ़ते रहना, इन सभी कामों में हर दिन 45 मिनट से 50 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। उसमें न्यूज़पेपर खत्म हो जाना चाहिए और वो 3-4 पेज पढ़ लेना चाहिए, उतना ही न्यूज़ पढ़ना है। क्योंकि तुम करंट अफेयर्स को इतना भी वेटेज नहीं दे सकते कि वो तुम्हारे ऑप्शनल रिप्लेस कर दे। अगर डेली 1 घंटा पढ़ते हो और पूरे साल भर में 300 दिन पढ़ते हो संडे को छोड़ के, तो 300 घंटे दे दिए तुमने। 300 घंटे में तो आधा ऑप्शनल या पूरा ऑप्शनल एक पेपर तैयार हो जाएगा तुम्हारा। तो इतना टाइम नहीं देना करंट अफेयर को, इतना भी नहीं इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बचाओ समय, यहां से समय बचाओ और अपने थोड़े ऑप्शनल पर, थोड़े ऐसे पर, बाकी जगहों पर भी स्प्रेड करो। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि डेली बेसिस पर थोड़ा पढ़ो और पिछला रिवाइज करते रहो, बस खत्म हो जाएगा। और नोट्स अपडेट करने की बात है तो करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है सारे सब्जेक्ट्स में। तुम नोट्स, जो मैगजीन है ना तुम्हारी, उसमें अंडरलाइन कर दो। जो तुम्हें लगे बकवास न्यूज है काट दो उसको, दोबारा देखना ही नहीं है उसके तरफ। तुम्हें लगे कि इस पूरे मैगजीन में सिर्फ 5 या 10 आर्टिकल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स पे जाओ, मार्क कर दो। अगली बार जब वो मैगजीन रिवीजन के लिए उठाओ, बस वही 10 आर्टिकल पढ़ के निकल जाओ, हो गया मैगजीन खत्म। ऐसे ही स्मार्टली रिवीजन तुम्हें करना है ताकि तुम मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर लो, टाइम भी कम लगे और तुम्हारा वो मुद्दा क्लियर भी हो और करंट ओरिएंटेड अपडेट भी हो। बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ने की 3 स्ट्रेटजीज बहुत पॉपुलर हैं। मैंने काफ़ी लंबे समय तक करंट अफेयर्स पढ़ाया है। इनफैक्ट 2016 टू 22 मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है। पिछले 2-3 सालों में मैंने करंट अफेयर्स को पढ़ाना 2 साल पहले आई होप मैंने छोड़ा है। तो 3 तरीके से करंट अफेयर्स डील किए जाते हैं। एक होता है डेली, दूसरा होता है मंथली और तीसरा होता है एनुअल। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं पूरे साल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते, अक्सर जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं, वो एग्जाम के 2 महीने पहले पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। सबसे कम इफेक्टिव तरीका वही माना जाता है। एनुअल इज द लीस्ट इफेक्टिव, उसके बाद मंथली आता है जो कम इफेक्टिव होता है, और सबसे इफेक्टिव करंट अफेयर्स का तरीका डेली बेसिस पे होता है। मंथली जैसा कि सर ने बताया आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। सर ने बोला ना कि आपने पूरे महीने पढ़ा है, मंथली मैगजीन उठाओ और उसके बेसिस पर आप रिवाइज कर लो। करंट अफेयर्स मैं बाकी लोगों के लिए बता रहा हूं, डेली पढ़िए। 27-28 आप जिस भी अटेम्प्ट में जाने वाले हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना आज से शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको आसानी हो जाती है अगर आप कोई वीडियो लेक्चर फॉलो कर लेते हैं। आपके पास कई सारे वीडियो लेक्चर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कुछ टीचर्स को एक्सप्लोर कर लीजिए। अपने खुद के पीडब्ल्यू में 3-4 टीचर्स करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप एक्सप्लोर कर लीजिए आपको किसका पसंद आ रहा है, और डेली बेसिस पर आप उन लेक्चर्स के थ्रू करंट अफेयर्स को पढ़िए और मंथली उसको रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर्स जिसने अभी भी शुरू नहीं किया है, मैं बोल रहा हूं मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अभी शुरू नहीं किया है, अ लॉट ऑफ पीपल अभी भी उन्होंने शुरू नहीं किया है। आप आज से शुरू कर दीजिए अपना करंट अफेयर्स, कल से नहीं, आज से शुरू कर दीजिए। आज का वीडियो आ गया होगा, यहां से जाने के बाद देख लीजिएगा। तो जिसने भी करंट अफेयर्स पढ़ना अभी तक शुरू नहीं किया है वो आज से शुरू कर दे। तो क्या कोई ईमानदारी से हाथ उठा के बताएगा कि उसने अभी तक करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे शुरू नहीं किया है? हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं, आई नो, इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अभी भी शुरू नहीं किया है, इसलिए मैं आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूं जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है। मैं एड्रेसिंग यू ऑल। जिसने शुरू कर दिया उसके लिए तो अच्छी बात है, लाइक समवन इज आस्किंग कि कैसे अपडेट करें, वो तो एक लेवल बात की बात है ना। कुछ लोगों ने अभी शुरू नहीं किया है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज से शुरू कर दो। एक्सप्लोर करो, 3-4 चैनल्स हैं अपने पीडब्ल्यू पे, किस टीचर का आपको बेहतर समझ में आ रहा है, डेली बेसिस पे उसे पढ़ना शुरू कर दो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं बनाना है ना सर, बिल्कुल नहीं बनाना है करंट अफेयर्स का नोट्स। आपको उसका कंपाइलेशन मिलता है, उस कंपाइलेशन से रिवीजन करिए, आप करंट अफेयर्स का नोट्स नहीं बना पाएंगे। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, हमें अल्ट्रा एक्टिव माइंड वाले स्टूडेंट्स चाहिए जो हर टाइम यूपीएससी के लिए सोचते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। साल भर ये काम बड़े आराम से किया जा सकता है, और मैं बता रहा हूं आप सब में से सभी लोग अल्ट्रा एक्टिव माइंड वाले बच्चे नहीं हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है। लेकिन पोटेंशियल सब में है, ठीक है, हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है कि वो अल्ट्रा एक्टिव माइंड वाला स्टूडेंट बन सकता है यूपीएससी की तैयारी में, एंड वी आर सीकिंग फॉर दो स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि सारे बच्चे टीचर्स के क्लोज नहीं होते, क्योंकि सारे अप्रोच नहीं करते। सारे अल्ट्रा एक्टिव माइंड वाले भी नहीं है, टीचर्स भी उनको बहुत अच्छी तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते। आप अगर पैसिवली पढ़ेंगे तो पैसिवली पढ़ते रह जाएंगे। वी आर सीकिंग फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका दिमाग तेज है, तेज होने से मतलब है एक्टिव है, वो हमेशा यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, अपने टाइम गैप्स यूटिलाइज कर रहे हैं, प्लानिंग अच्छी तरीके से कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कम समय है, उस कम समय में प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप वो अल्ट्रा एक्टिव माइंड वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी आसान होगी, रिजल्ट नजदीक होगा, आप टीचर्स को बेहतर अप्रोच कर पाएंगे, टीचर्स आपको बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, मेंटोर्स अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, और आप इंस्टीट्यूशन का भी मैक्सिमम बेनिफिट लेके विद इन ईयर अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक अल्ट्रा एक्टिव माइंड वाले एस्पिरेंट नहीं रहे हैं, आज से बन जाइए।
और आप अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखेंगे जो किसी अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इवन ह्यूमैनिटीज से आ रहे हैं, वो बहुत एक्टिव हैं अपनी तैयारी में। जो एक्टिव है उसके लिए तैयारी आसान है, जो पैसिव है इस एटीट्यूड में कि अरे धीमे धीमे हो जाएगा, तो धीमे धीमे जो होता है ना बहुत धीमे होता है, और वो इतना धीमे होता है कि कई बार हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो धीमे धीमे कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा अल्ट्रा एक्टिव रहिए, स्ट्रेटेजाइज करिए सब कुछ और आराम से एक्टिवली करिए। ठीक है सर। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में, मैं बता देता हूँ। उनका कहना है कि जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं वो कैसे इस बात को देखें। भाई उनके लिए क्या दैनिक जागरण और बाकी इंग्लिश के न्यूज़पेपर की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, और भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, बट यूजुअली हमारे लिए यही है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को हम यूजुअली फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है बेटा जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको इस चीज़ में कोई भी तकलीफ आती है तो वो हमेशा वीडियो का सहारा ले सकते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट यही इलाज है कि आप दैनिक जागरण तो पढ़ते ही हैं, अपनी लैंग्वेज की एफिशिएंसी के लिए आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें जरूर, क्योंकि अगर उसको पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी जो शब्दावली है ना वो अच्छी नहीं होगी। हमेशा यूपीएससी इस बात की डिमांड करता है कि तुम्हारे शब्द जो तुम चूज करते हो लिखने के लिए वो अच्छे हों, एटलीस्ट वो लगे कि ये ग्रेजुएट ने उस बातों को लिखा है, ऐसा नहीं लगे 6-7th क्लास का कोई बच्चा आया उसने रैंडम लैंग्वेज में लिख के कुछ भी दे दिया है। तो अपनी शब्दावली बढ़ाने के लिए तुम डेली 5 से 10 नए शब्दों को समझते हो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। और बाकी तुम्हें अगर अप टू डेट अपने आप को रखना है तो वीडियो एक बेस्ट माध्यम है। हमारे पीडब्ल्यू में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बड़े सरल भाषा में सारे न्यूज़ को बहुत आसानी से समझा देते हैं। तो जहां तक अपडेट लेने की बात है वो तो वो कर देगा, बाकी शब्दावली न्यूज़पेपर पढ़ने के यही तो 2 रीजन होते हैं। एक, हम अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं कि जो भी रिसेंट में चल रहा है वो हमें पता हो। दूसरा कि हम अपनी वोकैब इंप्रूव करना चाहते हैं, हम अपना लैंग्वेज राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही चीज इन 2 प्रोसेस से बहुत बखूबी हो सकता है। तो बाकी लोग इसको जो भी हिंदी माध्यम के हैं वो लोग डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। हाँ, साइंस एंड एक मेंस के लिए अब देखो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर परेशानी ना हो तो मैं इस क्वेश्चन को आपको अलग से एड्रेस कर दूंगा इस क्लास के बाद। ठीक है, हाँ आप इनसे सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि 2027 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और सब्जेक्ट वाइज सर, क्योंकि एक सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरा सब्जेक्ट भी छूट रहा है मतलब कि उसको शुरू करें कि उसको मतलब ज्योग्राफी शुरू करें कि पॉलिटी शुरू करें कि हिस्ट्री शुरू करें। आई बिलीव कि आप इसमें क्लास का पैटर्न फॉलो करो। मैं सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए क्लास का पैटर्न फॉलो करिए, क्योंकि आप बैठ जाओ प्लीज रिलैक्स। देखो सेल्फ स्टडी से ऐसा नहीं सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप क्लास का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो जो गिवन टाइम फ्रेम है उसमें सिलेबस क्लास में खत्म होगा। आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करिए जितने टाइम फ्रेम में क्लास खत्म हो रही है, क्योंकि टीचर हमेशा ज्यादा टाइम लेता है। आप भरोसा करिए, आपको ऐसा लग रहा होगा सेल्फ स्टडी में आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा एक्टिवली पढ़ें तो कम में भी पढ़ सकते हैं, बशर्ते आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो टीचर से ज्यादा समय भी आपको लग जाता है। लेकिन अगर टीचर किसी सब्जेक्ट को 15 दिन में या 30 दिन में खत्म कर रहा है तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि उस 15 से 30 दिन में आप उस सब्जेक्ट को फिनिश कर दें। और ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि इफ यू हैव टेकन अ कैब, ठीक है, और उसमें दिखा दिया कि 1 घंटे में वहां पे पहुंचोगे, तो फिर आप उस कैब में बैठ के चाहे जितनी उछल कूद मचा लो, परेशान हो लो, स्ट्रेस आउट हो लो, लेकिन आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। बस चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, वहां पे जो आपका पर्पस है वो करते रहो। आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, कोर्स 1 साल में खत्म होगा, आप बस कोर्स फॉलो करते रहो। यहां बैठे हुए सेल्फ स्टडी के लिए स्ट्रेटजी वाइड हो जाएगी। अगर कोई यही सवाल मुझसे सेल्फ स्टडी के पर्पस से पूछे तो मुझे बहुत विविड आंसर देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर चूंकि मैं क्लास में हूं और आप सभी लोग क्लास कर रहे हैं, जो 27 के लिए है, जो 28 के लिए है, आप बस क्लास का पैटर्न फॉलो करिए। दिस इज द इजीएस्ट वे टू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। 15 दिन में क्लास हो रही है, 15 दिन में अपना सब्जेक्ट फिनिश करिए, पीवाईक्यूज लगा लीजिए, एक बेसिक मटेरियल तो पढ़ ही लीजिए। उसके बाद जो आपका एडिशनल टाइम मिलता है उसमें एडिशनल सोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। प्लीज फॉलो द पैटर्न ऑफ क्लास। आपका सिलेबस गिवन टाइम फ्रेम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है सर मैं इस सेशन का की टेक अवेज इन लोगों को बता देता हूं। जैसे आप सभी लोगों ने हमारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताया और हम बिताना चाहते हैं, क्योंकि इन जनरल बात करने का मौका सर क्लास में इतना नहीं मिलता है। तो की टेक अवेज इसलिए हैं यहां पे इस पूरे सेशन का। पहली बात तो समय बहुत कम है, ये बात अपने दिमाग में सभी लोग घुसा लें। टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, वेदर इट्स 27 और 28 नहीं है टाइम। आप इस बात को दिमाग में रखेंगे, आपकी तैयारी ज्यादा एक्टिव रहेगी। दूसरा, हमें एक्टिव माइंडेड एस्पिरेंट्स चाहिए।
जो लगातार यूपीएससी के बारे में सोचते हैं, लगातार अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, प्लान करते हैं। तीसरी बात, आप टाइम गैप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आपके दिन में बहुत सारा टाइम रफेज में जाता है, आप उसे रिड्यूस करेंगे जितना हो सके पॉसिबल है। कैसे करेंगे? इट विल बी कंप्लीटली अप टू यू। चौथी बात, करंट अफेयर्स जिसने अभी भी शुरू नहीं किया है वो ऑन द स्पॉट आज से शुरू कर देगा। वीडियो लेक्चर्स का आप इस्तेमाल करेंगे। और पांचवी बात, रिवीजन अटमोस्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए। पढ़ के सब कुछ गायब हो जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 की टेक अवेज जो इस पूरे सेशन से आप सबके लिए हैं, वेदर आपने क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा, ठीक है, हमने एड्रेस सबको किया है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि आप अपने दिमाग में रखेंगे जरूर। सर आप कुछ एड ऑन करेंगे? सर मैं बस ये बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना तुम्हारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अपने साथ लेके चलो, वो तुम्हारी प्रिपरेशन टाइम कम करेंगे, ये भी हमेशा ध्यान रखो। तो सर की ओर से मैं एक और एड ऑन कर रहा हूं, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमने इस पूरे सेशन में 6 मतलब इंपॉर्टेंट टेक अवेज निकाले एंड वी वांट कि आप इन 6 बातों का ध्यान रखें। अगर आपने हमारे साथ आधा घंटा एक्स्ट्रा बिताया हुआ है और हम पूरे साल के बारे में बात कर रहे थे, और हमने अगर यहां पर बैठकर सब लोगों ने मिलकर यहां पर बैठकर आपकी प्रिपरेशन के बारे में आधे घंटे बात की, बहुत ज्यादा बात हमने नहीं की है, हमने आधे घंटे अगर आपके साथ मिलकर बैठकर बात की है, तो हमने 6 इंपॉर्टेंट मुद्दे आपके लिए ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, इन 6 बातों पर ध्यान रखिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, एक्टिव माइंडेड एस्पिरेंट्स चाहिए। आप जितना एक्टिव होंगे हमें उतना आसानी होगी और वो भी उतनी आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस कर देता हूं, फिर हम इस सेशन को सम अप करते हैं। प्लान बी पर यहां मुद्दा है, यूपीएससी फ्रेटर्निटी 2 ग्रुप में बटी हुई है। एक ग्रुप कहता है प्लान बी नहीं होना चाहिए क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, एक ग्रुप कहता है प्लान बी होना चाहिए। आई एम द एडवोकेट ऑफ प्लान बी। सर आपका क्या पक्ष है, होना चाहिए नहीं होना? सर भी एडवोकेट हैं प्लान बी के। हम दोनों लोग जो यहां पर खड़े हैं, हम दोनों लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी कितने तरीके का हो सकता है, उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस बात पे डिस्कशन होता है। और वो ये है कि प्लान बी कई तरीके का होता है, एकेडमिक होता है, कॉम्पिटिटिव होता है या एडिशनल होता है। एकेडमिक में आप मास्टर्स करके आगे बढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव में आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और अदर्स में आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं जो आपको किसी भी समय जॉब देने की कैपेबिलिटी रखता हो। ये सब आप अपनी प्रिपरेशन के साथ अगर मैनेज कर सकते हैं तो करें। बट प्लान बी का एक बेसिक रूल है, 2 अटेम्प्ट्स देने तक यूपीएससी में प्लान बी एक्टिवेट नहीं किया जाता। प्लान बी डॉर्मेंट होता है, प्लान बी आपके दिमाग में होता है, थोड़ा बहुत आप पैसिवली प्लान बी पर काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन प्लान बी कभी भी एक्टिवेट नहीं किया जाता। इसीलिए तो उसको प्लान बी कहते हैं ना, नहीं तो वो प्लान ए नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों का प्लान बी प्लान ए बन जाता है, यूपीएससी ही प्लान बी बन जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि यूपीएससी प्लान ए है और वो प्लान ए ही रहेगा। प्लान बी को प्लान बी ही रखें और 2 अटेम्प्ट तक प्लान बी एक्टिवेट ना करें। लेकिन 2 अटेम्प्ट्स के बाद अगर आपको महसूस होता है कि नहीं, देयर इज समथिंग एल्स टू डू, तो आप अपना प्लान बी जो आपने तैयार कर रखा है उसे फटाक से एक्टिवेट कर दीजिए। आपको यह ना सोचना पड़े कि मुझे करना क्या है, आपको पता है क्या करना है, बस वो करने का टाइम कब होगा। तो प्लान बी तैयार रखिए। 3 ऑप्शन है प्लान बी के, एकेडमिक, कॉम्पिटिटिव एंड अदर्स। इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन पहले 2 अटेम्प्ट देने तक प्लान बी एक्टिवेट नहीं होगा, यह भी अपने दिमाग में रख लीजिए। इज इट क्लियर? चलिए आज का सेशन यहां पे एंड करते हैं। किसी अल्टरनेट डेज पर हमें मौका मिलेगा तो हम आपके साथ तैयारी के बारे में ऐसे ही बीच में बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।